नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कोरोना से इस समय हिंदुस्तान जो जद्दोजहद कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उसमें आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत को पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है, आप इस महामारी से लड़ने का एक्शन प्लान बनाइए। 4 मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। बताइए, ऑक्सीजन सप्लाई करना है, पर आपकी क्या नीति है? जो दवाओं की कमी हो रही है, उस पर आपकी क्या नीति है? लॉकडाउन, उस पर आपकी क्या नीति है? और चार चार मुद्दों पर कुल जवाब मांगा है। लेकिन इस पर बहस शुरू करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है, उससे पहले जल्दी से अपडेट आज का आपको दे देता हूं। पिछले 24 घंटे में 3,14,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जो कि एक दिन के नए केस के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में एक दिन में इतने केस कभी कहीं नहीं आए। इससे पहले अमेरिका में आए थे, लेकिन वो रिकॉर्ड अब हमने तोड़ दिया है। अमेरिका में जनवरी 2021 में 3,07,000 केस आए थे, वो एक रिकॉर्ड था। अब हिंदुस्तान के नाम हो गया है ये रिकॉर्ड 24 घंटे में 3,15,000 का। पिछले 6 दिनों से देश में जो मौतें हो रही है, वो आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, लगातार। पिछले 24 घंटे में 2,104 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ये ऐसे राज्य हैं जहां पर नए केस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज बहुत ही दुखद खबर कई तरफ से आई है। सीपीएम के नेता, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का भी कोरोना की वजह से निधन हो गया। वो खुद एक पत्रकार थे। इस दुखद खबर की जानकारी खुद सीताराम येचुरी ने आज ट्वीट करके दी है। 2 हफ्ते से उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। वो सिर्फ 35 साल के थे। आम हो या खास, ये कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा। वहीं एक और बुरी खबर आई, जब कांग्रेस के दिल्ली के नेता डॉक्टर ए.के. वालिया, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी थे दिल्ली के, उनका भी कोरोना से निधन हो गया। शीला सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे ए.के. वालिया साहब। इसके अलावा सीताराम येचुरी के बेटे, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया, इनकी मृत्यु हो गई। वहीं आज यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कोरोना पॉजिटिव है अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है। वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, और लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस के ही अधीर रंजन चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये बताना जरूरी है ताकि आपको पता चले। अगर आप समझते हैं कि आप कोई सुपरमैन है और आपको कोरोना नहीं होगा, आप गलत हैं, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ता। राहुल गांधी को हो सकता है, सोचिए जरा। उसके बाद जो मैं आपको रोज अपडेट देता हूं राष्ट्र की बात में, आंकड़ों के लिहाज से, और बाकायदा आपको ये भी बताता हूं कि बड़े बड़े लोगों को भी कोरोना हो गया, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपना बचाव खुद कर सकें। इधर कोरोना का जो ग्राफ बढ़ रहा है और हर तरफ से अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं, इस बीच सुप्रीम कोर्ट को आज सुओ मोटो नोटिस लेने पड़ा, खुद संज्ञान लेना पड़ा जो देश में हालात है उसे देखते हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और ये पूछा कि आप बताइए इन 4 मुद्दों पर आपका एक्शन प्लान क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सबसे पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका, और चौथा लॉकडाउन। लॉकडाउन कौन लगा सकता है, केंद्र या फिर राज्य सरकारें? कोर्ट ने हरीश साल्वे को अमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। और नोटिस देने के बाद अब अगली सुनवाई, अहम टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने की है केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को अब से थोड़ी देर पहले निर्देश दिया है। जो ये सुनवाई कल रात शुरू हुई थी, आज भी जारी रही। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली वालों को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी चाहिए। कल रात को हाई कोर्ट ने कहा था, चाहे आप बेग बोरो स्टील, आप भीख मांगिए, उधार लीजिए, चाहे चोरी करिए, कहीं से भी ऑक्सीजन लाइए, दिल्ली वालों को ऑक्सीजन दीजिए। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो दिल्ली में अस्पतालों को ऑक्सीजन का आवंटन सुनिश्चित करे, और जो टैंकर हैं वो एक जगह पर दूसरी जगह सुरक्षित पहुंच सकें, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले। इन लॉरियों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य ये ऑक्सीजन की लॉरियां जा सके। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और कई जगह है। कई तस्वीरें भी आई हैं हमारे पास, कई घटनाएं भी ऐसी आई हैं, आपको बताता हूं थोड़ी देर में।
इस बीच खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आइसोलेटेड है, आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव है। केजरीवाल जी ने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। उन्होंने खुद आज मीडिया के सामने आकर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग की। वो कहते हैं शुक्रिया केंद्र सरकार का, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी गई है, लेकिन मिलेगी कब, ये जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर हिंदुस्तान अब भी राज्यों में बंटकर इस कोरोना से लड़ने की कोशिश करेगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अगर देश को बचाना है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल क्या है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल बड़ा सीधा है। एक, सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं? यह है राष्ट्र की बात में आज का पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। और साथ ही दूसरा सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल को यह क्यों कहना पड़ा मिलकर नहीं लड़े तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। सबसे पहले आपको अरविंद केजरीवाल का बयान सुनवाते हैं, सुनिए। ये बहुत बड़ी आपदा है। अगर हम सारे लोग हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल इसमें बट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है। सर क्यों सारा भारत की बैठा क्यों? तो ये अरविंद केजरीवाल थे, कह रहे हिंदुस्तान नहीं बचेगा अगर इस तरह हम अलग अलग होकर लड़े तो। जल्दी से आपको मैं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो दिखाता हूं, जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव है और खुद उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाकर एक वीडियो जारी किया है, जरा देखिए क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। इस हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ की ऑक्सीजन भी 3 घंटे की बची है और मैं इस मास्क को हटा के देखा कि इस मास्क को मैं जैसे हटाता हूँ ऐसा लगता है जैसे कि किसी नॉन स्विमर को आप स्विमिंग पूल के अंदर धकेल दें और वो सांस के लिए परेशान होता है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके की चीजें ना करें। बहुत सारे लोग इस ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। क्यों सर क्यों? तो ये सौरभ भारद्वाज थे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, खुद कोरोना पॉजिटिव है, अस्पताल में भर्ती हैं, ऑक्सीजन की उनको जरूरत है और मास्क लगाकर खुद देखिए अपील कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, उसकी सप्लाई सुनिश्चित करिए। अब जल्दी से कुछ 2-4 आपको वीडियोस दिखाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि देश भर में हालात क्या है कोरोना वायरस से जूझ रही जनता के। एक वीडियो दिखाता हूं सबसे पहले, मेरठ मेडिकल कॉलेज के आईसीयू का है, जहां आम मरीज के साथ कोरोना मरीज भी भर्ती कर दिए गए हैं और वहां पर एक मरीज ने ही, जो कि खुद एक स्वास्थ्य कर्मी था, उसका इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उसका आखिरी वीडियो है। देखिए जरा वो क्या कह रहा है हालात के बारे में, सुनिए। ये ना यहाँ पे अभी क्या हुआ था यहाँ पे? ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, बिल्कुल भी हार्ट में ऐसे दबा के दिया सर। तो यहाँ प्रशासन ने क्या बोला उसके लिए? कोई जवाब नहीं दे रहा, हाथ खड़े कर दिए सर, हाथ खड़े कर दिए सबने और कोई ऑक्सीजन नहीं मिली यहाँ पे पेशेंटों को? अब बहुत देर बाद बोली भैया ऑक्सीजन मिली थी यहाँ पे? ऑक्सीजन का कोई जवाब ही नहीं। मेरे फादर की एज 62 साल है, बहुत दिक्कत है, सांस नहीं लिया जा रहा बिल्कुल। और आगे भी कुछ पता है ऑक्सीजन का? कुछ बताया इन्होंने? जवाब ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं मिली पिछले 4-5 मिनट तक इन्हें। बताओ आपके पेशेंट कहाँ है यहाँ? अच्छा इधर है ये आपके पेशेंट है। ऑक्सीजन खत्म थी यहाँ पे अभी? हाँ अभी खत्म हो गई 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए बिल्कुल हालत खराब हो गई थी बिल्कुल सबकी यहाँ पे। हाँ चलो प्रशासन की तरफ से कोई हमारे भाई है ना यहाँ पे? हाँ अभी क्या हुआ? अब अगला वीडियो देखिए, जींद का है। जींद में कोरोना की वैक्सीन की 1700 डोज चोरी कर ली गई। वैक्सीन चोरी हो रही है। देखिए अभी तक रेमडेसिविर जो दया है वो चोरी हो रही थी, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। अब खबर आ रही है कि वैक्सीन चोरी हो रही है। 1700 डोज वैक्सीन की
चोरी कर ली गई। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए आने वाले दिनों में क्या चीज अहम होने वाली है। इन चोरों को सबसे पहले पता रहता है कि सबसे ज्यादा दाम किस चीज का मिलेगा। अगला वीडियो कानपुर का है। यहाँ ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पुलिस को एक इंफॉर्मेशन दी गई जिसके आधार पर पुलिस ने रेड किया। 50 भरे हुए और 25 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये रेड की पुलिस ने, ये वो तस्वीरें, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही। अब अलीगढ़ का वीडियो दिखाता हूं। या ऑक्सीजन की कमी के कारण 5 मरीजों की मौत हो गई और परिजन देखिए कैसे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। सुनिए। पेशेंट के सारे आ जाएं, भैया दूर हटा गए। तो बता दो के पास स्टाफ की व्यवस्था नहीं थी। मैंने भैया फोन करने पर। और अब एक और वीडियो दिखाता हूं आपको जो कि शाहजहांपुर का है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में सिलेंडरों में ऑक्सीजन नहीं है और ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं है तो मरीज के तीमारदारों को क्या करना पड़ा, स्ट्रेचर पर अपने हाथों में ऑक्सीजन का सिलेंडर पकड़कर कोविड की जांच के लिए इधर उधर अपने मरीज को ले जाना पड़ा। ये शाहजहांपुर का, ये देखिए। और ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं राज्य के सुरेश खन्ना, उनके गृह जिले का ये वीडियो है शाहजहांपुर का। ये देखिए, हाथ में सिलेंडर उठा के तीमारदार ऑक्सीजन का कैसे ले जा रहे हैं। अब एक और आखिरी वीडियो आपको दिखाता हूं जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव है, अच्छा वीडियो है। एक शख्स ऐसे भी हैं मुंबई के, शाहनवाज शेख इनका नाम है। लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन में ये जुटे हुए हैं। शाहनवाज ने अपनी 22 लाख की गाड़ी बेच दी, एसयूवी थी, ताकि ये लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा सके। ऑक्सीजन के कुछ सिलेंडर खरीदे इन्होंने अपनी गाड़ी बेच के, पिछले साल की बात है। और आज भी ये 60 सिलेंडर खरीदकर और 40 किराए पर लेकर ये लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रभाकर दिल्ली से है, इंद्रजीत मुंबई से है। गैस अभी नहीं मिल पा रहे। ओके, तो अब राष्ट्र की बात पे लौट रहा हूं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर यही है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं और केंद्र सरकार को 4 मुद्दों पर जवाब देना है। नोटिस दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे साथ इसी पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं प्रभाकर मिश्रा। प्रभाकर, पहले तो बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सरकार ने इस सुनवाई में क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट क्या पूछ रहा है केंद्र सरकार से। प्रभाकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सरकार ने अभी कोई बात कही नहीं है। सरकार को नोटिस जारी हुआ है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे जो वरिष्ठ वकील हैं उनको एमाइकस नियुक्त किया है कि वो अपनी राय दें इस मामले में क्या किया जा सकता है। सीजीआई की जो टिप्पणी थी वो ये थी कि स्थिति बहुत गंभीर है और इस स्थिति से निपटने के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि देश के अलग अलग, चूंकि 6 हाईकोर्ट में कोविड को रोकने के लिए और कोविड से जुड़े हुए ढेर सारे मामले हैं, पेंडिंग है, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अलग अलग हाईकोर्ट में सुनवाई होने से कंफ्यूजन की स्थिति है। इसलिए उन्होंने संकेत दिया कि जैसे दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, तो ऐसे हाईकोर्ट के जितने मामले हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का उन्होंने संकेत दिया। लेकिन मानक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कल परसों दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और आज भी दोपहर के बाद सुनवाई हुई, तो हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार की व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़ा किए गए। हालांकि यहाँ पर जो मामला था वो केवल दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने कहा वो ये कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और उसे पूरा करना होगा। रोचक ये था, रोचक नहीं, एक विडंबना कहें कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो जिस तरह से सियासत की बातें हाईकोर्ट में हो रही थी, ऑक्सीजन को लेकर सियासत, कि बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 378 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। हालांकि कल केंद्र सरकार ने कहा कि हम और आपका कोटा बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में अभी स्थिति ये है कि ऐसे डॉक्टर आपको दिख जाएंगे जो रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा काम है मरीजों को बचाना, लेकिन हम अपने सामने देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरेंगे। और मैं ये बात करूं कि मैं गाजियाबाद में रहता हूं और गाजियाबाद नोएडा के आसपास की हालत ये है कि अस्पतालों में जगह पहले प्रभाकर बिल्कुल सही, प्रभाकर बिल्कुल सही है। हमारे पास बाकायदा, बल्कि नोएडा के कैलाश अस्पताल की जो एक सीनियर डॉक्टर है उनका वीडियो भी आया है, उनकी बाइट है,
वो कह रही हैं कि हमारे अस्पताल में भी ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। और नोएडा का कैलाश अस्पताल बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का है, सब जानते हैं। अब बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री के अस्पताल में अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, उससे अंदाजा लगा दीजिए कहां ऑक्सीजन होगी। मानक, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ये तो कोर्ट ने कहा कि आप जो कुछ भी कीजिए, एयर लिफ्टिंग की जरूरत हो उसे भी कीजिए, लेकिन साथ ही ये भी बात की कोर्ट में ये जब कहा गया कि 22 तारीख के बाद जो इंडस्ट्री में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसे रोकी जाएगी और उसके बाद से उसे मेडिकल यूज में किया जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि लेकिन आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? मतलब ये कि अभी भी सरकारें सियासत कर रही हैं, अभी भी सरकारें गंभीर नहीं है। और एक तरह से मानक ये कहे कि अस्पतालों में, सड़कों पर सरकार काम करते हुए नहीं दिख रही है, लोग निश्चित तौर पर लोग एक दूसरे की सहायता करते हुए दिख जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे जैसे भी हो, लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। और एक तरह से ये कहें कि प्रधानमंत्री ने जो कल उस दिन शाम की बात कही थी कि लोग आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर हो, तो लोगों ने मान लिया है कि सरकारें कुछ नहीं करने जा रही हैं, लोगों ने मान लिया है कि सरकारें केवल सियासत करेंगी, लोगों ने मान लिया है कि सरकारों को केवल चुनाव में अभिरुचि है, केवल चुनाव में रुचि है, लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए लोग एक दूसरे की इस आपदा की घड़ी में कंधा से कंधा मिलाकर, कोई किसी के लिए ऑक्सीजन की इकट्ठा कर रहा है, कोई किसी के लिए ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कर रहा है, कोई अपने जानने वाले से दवा की व्यवस्था कर रहा है। मानक, अभी सड़कों पर, अस्पतालों में कहीं भी सरकार नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। अस्पतालों में लोग सांस के लिए तड़प रहे हैं। इस स्थिति की कल्पना किसी ने नहीं की थी। और वो भी मानक, तब ये शर्मनाक स्थिति इसलिए कहूंगा कि पहले जो पहली लहर कोरोना की, उस समय अगर ये स्थिति आई होती तो हम फिर भी कहते कि हम तैयार नहीं थे। साल भर पहले से ये स्थिति है, साल भर पहले से हम साल भर से तैयारी करते रहे हैं, मेडिकल के नाम पर इतना खर्चा हुआ, लेकिन ढाक के 3 पास अभी भी ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, जीवन रक्षक दवा के लिए लोग मर रहे हैं। तो इससे शर्मनाक स्थिति मानव कुछ नहीं हो सकती। अभी कहने के लिए बहुत नहीं है, हम बस इतना ही समझते हैं कि बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं, लोग फोन करते हैं कोई हेल्प कर दो, इसलिए कि हम पत्रकार हैं, लेकिन अपने पास स्थिति ये है कि अपना प्रभाकर एक सेकंड, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं, लेकिन हम इंसान पहले हैं प्रभाकर, और हम भी इसी समाज में रहते हैं, इसी धरती पर, इसी शहर में और इसी देश में रहते हैं। अगर देश पर कोई आपत्ति आती है, समाज पर कोई विपत्ति आती है, कोई महामारी फैलती है, आप, हम, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे ऑफिस के कॉलीग, सब उससे अफेक्ट होते हैं, सब बीमार पड़ते हैं, सबके घर में मौतें होती हैं। इसीलिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम पत्रकार हैं तो इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। मानक, में एक बात उसमें मैं जोड़ूंगा कि बीजेपी के एक नेता हैं, प्रवक्ता हैं अमित मालवीय, वो कहते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस शासित राज्यों ने तैयारी नहीं की थी। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं मानक, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे हैं। हॉस्पिटल में जगह है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कहते हैं कि हम आपके पेशेंट को एडमिट इसलिए नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं, वो सब जगह है। बिल्कुल प्रभाकर, बन सके ना ये नहीं, बिल्कुल सही है, सब जगह है। और इसीलिए मैंने तस्वीरें भी दिखाई है। हम तो हर स्टेट, हर राज्य, हर शहर, हर गांव की तस्वीर दिखाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वहाँ सरकार किसकी है। बहुत शुक्रिया प्रभाकर। बल्कि प्रभाकर, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ अब बीजेपी से नुपुर शर्मा जुड़ गई हैं, कांग्रेस से रागिनी नायक हैं, आम आदमी पार्टी से आतिशी हैं, डॉक्टर स्वाति मेरे साथ हैं, और मेरे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता भी जुड़। आप सभी का स्वागत है। नुपुर, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को क्यों अपने हाथ में लेना पड़ रहा है कोरोना के खिलाफ ये पूरा का पूरा अभियान? नुपुर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, नुपुर को आवाज नहीं मिल रही है। रागिनी नायक, रागिनी सुन पा रही है मुझे? हाँ मानक, मैं आपको सुन पा रही हूँ। ओके रागिनी, तो मुझे ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमें बताइए एक्शन प्लान, और देश में मेडिकल इमरजेंसी, जाहिर है पूरे देश, हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब पर ये सवाल। इसका मतलब एज ए नेशन, एक देश की तरह हम लोग कोरोना से नहीं लड़ पा रहे हैं ना रागिनी? साफ हो गया ना? मानक, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज आपने अपने कार्यक्रम में आत्मा को झिझोड़ने वाले हृदय विदारक चित्र और कुछ वीडियो दिखाकर शुरुआत की। और मैं समझती हूं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। असली जो यथार्थ है, जो परिस्थिति है, वो कुछ चित्रों और कुछ वीडियो में समाहित हो नहीं सकती। आज पूरा देश एक बहुत बड़ी पीड़ा और वेदना से गुजर रहा है। आपने उसका बहुत ही सटीक एक तरीके से चित्रांकन किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। हालांकि जो आपने समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की उससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्देश दिया है केंद्र सरकार को,
और कोरोना के प्रबंधन में हुई कमियों को संज्ञान में लेते हुए 4 दिशाओं में बात की है। एक ऑक्सीजन की कमी, एक दवाइयों की कमी, एक वैक्सीन की कमी और तीसरा लॉकडाउन से संबंधित। तो मुझे लगता है इस बड़े निर्देश के 2 मायने हैं। पहला मायना यह है कि केंद्र सरकार पिछले 1 साल से कोई स्पष्ट नीति दे नहीं पाई, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को एक स्पष्ट नीति की मांग करनी पड़ी। यानी कि मोदी जी ने ताली थाली दिया, भाषण, मन की बात, राष्ट्र के नाम संदेश सब कुछ किया, पर एक जो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं देश के बड़े अस्पताल, एम्स हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हो, अपोलो हो, मैक्स हो, फोर्टिस हो, मेदांता हो, और भी तमाम अस्पताल है, उनकी मैनेजमेंट कमेटी से एक बातचीत जो होनी चाहिए थी। जो लॉकडाउन आज क्यों फिर से चिंतित कर रहा है? देश की आर्थिक स्थिति तो है ही, साथ में फिर से माइग्रेशन शुरू हो गया है। तो तमाम वो 5-6 बड़े प्रदेश मानक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, जहां से ये आवागमन होता है, इन राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर एक नीति बनानी चाहिए थी, उसका अभाव था। और दूसरी बड़ी बात जो मुझे लगता है कोर्ट के निर्देश से हमें समझ में आती है, वो बात ये है कि लगातार 15-20 दिन से जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी राज्य की है प्रबंधन को लेके, उस पर भी तीखी टिप्पणी आज कोर्ट ने की है और कहीं ना कहीं ये कहा है कि कोरोना को देश से बचाने की पहली जिम्मेदारी सरकार की है, एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और मोदी सरकार की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी दिख रहा है कि अगर हमारा देश आज विश्व गुरु बन रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मामले में बन रहा है और किसी मामले में नहीं। 1-2 छोटे उदाहरण मैं आपको जल्दी से दूंगी, 30 सेकेंड और दीजिएगा। कहां नीति में गलती आई आप देखिए। पेंडेमिक घोषित किया गया पिछले साल फरवरी में WHO द्वारा कोरोना को, उसके बाद भी हमने नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया। राहुल गांधी कहते रहे आर्थिक सहायता का पैकेज दो, नहीं तो सबसे बड़ी त्रासदी देखने को मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता नहीं दी गई। फिर बात हुई कि वैक्सीन हमारे देश में ही बनेगी। फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुझाव आया कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी पहले तय करिए और लॉकडाउन को सिर्फ एक स्टॉप पॉज बटन की तरह देखिए, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट पर ध्यान दीजिए, वो भी नहीं दिया गया। फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वैक्सीन की किल्लत चाहे हमारे देश में हो, पर हम 6.5 करोड़ वैक्सीन का निर्यात हम करेंगे, विदेश को भेजेंगे। ये निर्णय लिया गया कि 11 लाख रेमडेसिविर के इंजेक्शन बाहर भेजे जाएंगे। हर साल, दोनों साल, मतलब पिछले साल, इस साल करोड़ों की संख्या में RT-PCR किट का एक्सपोर्ट किया गया है। रोज हमारे देश में 7200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बन रही है, पर ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाएगी अलग अलग अस्पतालों में, इसका कोई प्रबंधन नहीं किया गया। तो एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए थी विभिन्न दिशाओं और विभिन्न समस्याओं को लेकर कोविड से जुड़ी हुई, उसका पूरा अभाव देश में दिखा गया है। इसीलिए भाषणवीर मोदी जी की कथनी और करनी में कितनी बड़ी खाई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया है। ओके, नुपुर शर्मा, सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में क्यों लेना पड़ रहा है एक्शन पूरा का पूरा ये कोरोना के खिलाफ अभियान? इसका मतलब हम इससे नहीं लड़ पा रहे हैं, सरकार नहीं लड़ पा रही है ना? आपके जो संवाददाता ने बोला उसमें एक चीज बेसिक कर दी और आपने भी माना। ये ऑक्सीजन सप्लाई को लेके 6 उच्च न्यायालयों में मामले चल रहे हैं और वहां पे अपने अपने प्रदेशों के, अपने अपने राज्य के जितने भी लोग हैं, जनता जनार्दन है, उनका ख्याल रखते हुए आप कोर्ट बेसिकली अपने अपने हिसाब से ऑर्डर दे रहा है। अब मैं ये पूछना चाहती हूं, जब सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये खींचतान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का ख्याल रखता है, उच्च न्यायालय अपने अपने राज्य के बारे में सोचता है। सर्वोच्च न्यायालय की बेसिक टिप्पणी ये थी जब उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है कि इस खींचतान में झगड़ा ना हो जाए जो हो रहा है। यहां तक कि जब मध्य प्रदेश को परेशानी आई तो फिर हमारे केंद्र गृह मंत्रालय को इंटरवीन कर रहा था, लेकिन फिर मध्य प्रदेश ने ये पहल भी दिखाई कि एयरलिफ्ट करा ले ऑक्सीजन को। अब जैसे दिल्ली के अंदर जो चल रहा है उसमें ये पता चल रहा है कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमारा ट्रक 1 सिलेंडर जो ऑक्सीजन का था जो हमारे लिए था, दिल्ली सरकार के लोग उनके अफसर उठा के लेके यहाँ से। तो ये सब ना हो, एक राज्य का उच्च न्यायालय सिर्फ अपने राज्य के बारे में ना सोच के पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत है उसके बारे में सोचे। अब देखिए, अगर पूरी बात ना यहाँ पे, तो हाफ नॉलेज इज ट्वाइस एज डेंजरस। अप्रैल 2020 के अंदर ही ये डिसीजन, ये निर्णय ले लिया गया था केंद्र सरकार द्वारा कि इंडस्ट्रियल यूज ऑक्सीजन की जगह हम उसे मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये खुद कोरोना पीरियड जो DPIIT की एडिशनल सेक्रेटरी है सुमिता डावरा, उन्होंने खुद बैठ के उच्च न्यायालय में ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, यहाँ पे ये कह दिया नमस्ते ट्रंप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जरा रागनी जी मुझे बताइए
मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर सुमिता डावरा जी ने एक बहुत अहम आंकड़ा दिया है कि 162 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पीएम केयर्स फंड से करीबन 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। जरा मैं पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप ये पूरी राजनीति कर रही हैं, आप जानती हैं ये बात कि जब से अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू हुई थी जून 2020 में, तब ये निर्णय लिया गया था क्योंकि सरकार कह रही थी कि हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो केंद्र सरकार ने कहा अपना ब्लूप्रिंट लाइए। 4 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। उसके बाद अनलॉक की प्रतिक्रिया अन्य राज्यों ने अपने हिसाब से, उसके बाद क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट सही मायने में है, जवाब दे पीएम केयर्स और एसडीआरएफ, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। एसडीआरएफ के फंड हो या फिर वो पीएसए जो कि एक राज्य सरकार के अधीन आने वाले ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए जो पैसे दिए गए पीएम केयर्स फंड के द्वारा, मेरा एक सवाल है, आप बताइएगा कि आपके शासित प्रदेशों के अंदर आपने कितने ऑक्सीजन प्लांट बनाए, क्योंकि मेरे पास पूरा आंकड़ा पड़ा है। अच्छा नुपुर, ओके वन सेकंड एक सेकंड मांगना, जहाँ पे वैक्सीनेशन को लेकर प्रचार कहीं ना कहीं फैलाया जाता है कि कोवैक्सीन की एफिकेसी नहीं है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ओपनली आके कहते हैं हम कोवैक्सीन को नहीं अपनाएंगे, पंजाब ने भी कोवैक्सीन को अनुमति नहीं दी है। तो अगर आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन के ऊपर ही राजनीति करेंगे, शशि थरूर कोई डॉक्टर नहीं है जो कहते कि राजनीतिक सवाल जवाब, राजनीतिक रागिनी वन सेकंड नुपुर, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, अब जब सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने कहा हर हाई कोर्ट, कम से कम 5-6 हाई कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी ऑक्सीजन की और इसकी उसकी, आपने ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में इसलिए ले लिया ताकि लड़ाई ना हो, अलग अलग ऑर्डर्स ना आ जाए। लेकिन अपनी नाकामी तो मान लीजिए ना, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई कहीं लूट ले रहा है सिलेंडर, कोई नहीं पहुंच पा रहा है, अब सुरक्षा देनी पड़ रही है और केंद्र सरकार नहीं कर रही है उसको, और सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में लेना पड़ रहा है, तो मान लीजिए ना आपकी नाकामी तो है, सेंटर की नाकामी है। जी नहीं, आप नहीं समझे, इन्होंने इसीलिए सुओ मोटो कॉग्निसेंस भी लिया है क्योंकि सप्लाई केंद्र सरकार नहीं कर पा रही और सप्लाई सर्वोच्च न्यायालय करवाएगी। मानव न्यायालयों का काम ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में है या नहीं है, मुझे ये आप चलिए ये बता दीजिए, कमी है या नहीं है देश? चलिए ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। जो सुनीता डावरा जी ने जो खुद अपनी सबमिशन में कहा है कि जो स्पेक्यूलेटेड असेस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो 7,200 मेट्रिक टन थी, लेकिन कोई भी स्पेक्यूलेट नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग बिग स्टैटिस्टिशियंस एंड मैथमेटिशियंस ऑफ आईआईटी कानपुर जैसे मनिंदर अग्रवाल जी हैं। इन लोगों ने भी ये असेस किया था, स्पेक्यूलेट किया था कि एट द पीक ऑफ द सेकेंड वेव 1.9 लाख संक्रमण एक दिन में आएगा, मतलब 2 लाख से भी कम। तो अब वही रिक्वायरमेंट 8,000 मेट्रिक टन हो गई है। अब केंद्र सरकार जो 7,200 मेट्रिक टन जो आज कैपेसिटी है उसको सही मायने में 20 अप्रैल 25 अप्रैल 30 अप्रैल रिक्वायरमेंट के द्वारा 12 प्रदेशों के अंदर भेजी जा रही है। महाराष्ट्र प्रदेश में तो रेलवे लाइन भी भेज रही है ऑक्सीजन, ये पक्का राजनीति को ओके ऑलराइट, ओके वन सेकंड अभी आतिशी को भी बोलना है, आतिशी को लाइए जरा। लेकिन ये तो सच है ना आतिशी अगर सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में लेना पड़ रहा है सब कुछ और दिल्ली हाई कोर्ट को रात में सुनवाई करनी पड़ रही है, मतलब समस्या है ना। और हर राज्य में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में, हर राज्य में, जाहिर है हर राज्य सरकार अपने अपने स्टेट के बारे में सोचेगी, अपने अपने लोगों के बारे में सोचेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सही किया ना, बिल्कुल अपने हाथ में ले लिया ताकि यहाँ कोई भेदभाव ना हो। देखिए मानक, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो हम एक बहुत मुश्किल परिस्थिति में हैं और मैं ये मानती हूँ कि शायद ये समय नहीं है पार्टीवादी राजनीति करने का, या ये भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी या केंद्र सरकार वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। आई थिंक अब ऐसे समय में हम आ गए हैं कि हर सरकार को, हर पार्टी को, हर सिटीजन को एक साथ आकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं नुपुर की इस बात से सहमत हूँ कि जिस तरह से कोविड बढ़ा है ये किसी की भी प्रोजेक्शन से बाहर था। ना मेडिकल फ्रेटर्निटी ना साइंटिफिक फ्रेटर्निटी ने सोचा था कि सेकेंड वेव में इतने केसेस आ जाएं।
तो ये भी बात सही है कि इसकी प्लानिंग ऐसा नहीं है, राज्य सरकारों ने नहीं की, ऐसा नहीं है केंद्र सरकारों ने नहीं की, पर सेकेंड वेव इतनी एक्सटेंट तक आएगी ये शायद सबकी अपेक्षा से बाहर था। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार को पहल करके इस स्थिति में कोऑर्डिनेशन फ्रंट फुट पे आके करना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक मुश्किल परिस्थिति बन गई है। अब जैसे कल हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो उनके होम सेक्रेटरी हैं, वो खुद टेलीविजन पर आकर कह रहे हैं कि मैंने अफसर तैनात किए हैं हर ऑक्सीजन प्लांट पे और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगी। अब उन ऑक्सीजन प्लांट से अपोलो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आती है, सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में आती है, मणिपाल में आती है, तो हम ऐसी परिस्थिति क्यों होने दें। और कल दिल्ली हाईकोर्ट ने, मैं मानती हूँ, एक बहुत अच्छी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी इमरजेंसी हो गई है तो क्यों हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्यों हम पेट्रोल प्लांट्स को टेक ओवर क्यों नहीं करते, क्यों हम स्टील प्लांट्स को टेक ओवर क्यों नहीं करते। पूरा एक लॉजिस्टिकल चेन प्राइवेट सेक्टर का इस देश में बना हुआ है। अमेजॉन ही खुद अकेले एक दिन में लाखों डिलीवरीज करता है, तो क्यों हम सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के अलावा पूरे प्राइवेट सेक्टर के जो रिसोर्सेज हैं, क्यों हम उन्हें अब यूज करके ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे। हम अब आपसे बहसबाजी ना करें, ना हम करें, ना कोई दूसरी पार्टी या दूसरी सरकार करे, अब से सोल्यूशन पे फोकस करने का समय है। बिल्कुल सही है आतिशी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने और मैं तारीफ करता हूँ आपकी इसके लिए। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि आप बहस में नहीं पड़ेंगी और आपने मुद्दे की बात की। मैं भी बिल्कुल इसी पर हूँ, मुद्दे की बात होनी चाहिए। इस समय हिंदुस्तान में हर राज्य में ऑक्सीजन की वजह से लोग हाहाकार कर रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए। जब मरीज कोविड की वजह से अपने आप नेचुरली सांस नहीं ले पाता है, तब उसे आर्टिफिशियली, कृत्रिम तरीके से यहाँ मास्क में ऑक्सीजन दी जाती है ताकि वो सांस आसानी से ले सके, ज्यादा जोर ना लगाना पड़े उसके फेफड़ों को, क्योंकि फेफड़े कमजोर हो जाते हैं कोविड में और वो सांस नहीं ले, ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते हैं जो ऑक्सीजन बाहर हवा से निकालनी होती है। ऐसे में हम अगर ऑक्सीजन हम अपने लोगों को नहीं दे पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा। नेशनल मेडिकल इमरजेंसी है देश में। नुपुर, एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी। ये आपको अच्छी भली भांति पता है कि एक्शन बालाजी अस्पताल में जहां सोमवार को ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, तो किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बना के और ऑक्सीजन को पहुंचाया, और ये ब्लॉकेड दिल्ली हाईकोर्ट में बकायदा नोट की गई है। मुझे नहीं पता अभी अगर ये आर्ग्यूमेंट चल रही है कि नहीं, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय में राजनीतिकरण भली भांति हो रहा है, जहाँ पे ट्वीट की भी राजनीति करी जा रही है। ये देखो ट्वीट, वो देखो ट्वीट। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर ब्लॉकेड नहीं होता, वो जबरदस्ती का उत्साहवर्धन, क्योंकि आप ये समझना प्लीज मानिएगा, ये चीज ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में कही गई है कि बॉर्डर की इनकमिंग रोड सील करी गई है, आउटगोइंग नहीं। और इस चीज के अंदर अगर दिल्ली पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती तो वो आइनॉक्स की प्लांट से ये एक्शन वाला की अस्पताल पे वो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती। अब रही सारे रिसोर्सेज को पूल इन करने की, तो मैं बता दूं IOCL पानीपत भी चाहता था कल रात को ऑक्सीजन दिल्ली भेजना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंगू बॉर्डर पे जो जमावड़ा बना हुआ है, जहां लोगों को लगता है कि प्रोटेस्ट साइट और धरने के ऊपर कोरोना वायरस नहीं है और ये सिर्फ केंद्र सरकार का झांसा है, तो मैं बता दूं सिंगू बॉर्डर की ब्लॉकेज की वजह से IOCL पानीपत से मेडिसिनल ऑक्सीजन नहीं पहुंच। वहीं जो स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। एक सेकंड, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज ये है, प्रधानमंत्री ने बंगाल में अपनी कल की रैलियां रद्द कर दी और कल प्रधानमंत्री हाई लेवल मीटिंग करेंगे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। हिंदुस्तान को आगे क्या करना है, सरकार आगे क्या करेगी। कल बंगाल का अपना इलेक्शन कैंपेन का प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने रद्द कर दिया है। आज भी उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की थी, कल प्रचार का कार्यक्रम था लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है। आप जानते हैं अभी बंगाल में अभी भी 2 चरणों का चुनाव बाकी है, उसके लिए कल प्रधानमंत्री की मीटिंग लगी हुई थी, उन्होंने उन्हें अब रद्द कर दिया है। ये इस वक्त का अपडेट आ रहा है मेरे पास। डॉक्टर DK गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि आप तो खुद हॉस्पिटल चलाते हैं, आपको ज्यादा पता होगा। कनेक्शन टूट गया उसका। डॉक्टर गुप्ता से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
अच्छा, लेकिन नुपुर वापस आपके पास आ रहा हूं, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा आप। नुपुर, आप जो जवाब दे रही है ना, आप सारे के सारे आरोपों के जवाब दे रही हैं। जो भी आप पर राजनीतिक आरोप या तथ्यों के आधार पर आरोप लग रहा है, आप उनके जवाब दे रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं नुपुर, क्या देश में मेडिकल इमरजेंसी है या नहीं है? क्या देश में ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है? और सिर्फ दिल्ली नहीं, बीजेपी के राज्यों में भी कमी है या नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी है या नहीं है, जैसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है? देखिए, मैं साफ सी बात कह दूं तो आरोप प्रत्यारोप करना बहुत आसान होता है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ काम करना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला कि ये जो 202 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में जो दिए गए थे, प्रदेशों ने, राज्य सरकारों ने कितने प्लांट खड़े कर दिए। मेरा एक अहम सवाल ये है, रही बात ऑक्सीजन की, तो 7,200 मेट्रिक टन से आज की रिक्वायरमेंट 8,000 मेट्रिक टन है। और अगर मैं मिस सुनीता डावरा की अगर मैं सबमिशन मानूं जो कोर्ट में उन्होंने दी है, तो उन्होंने साफ कहा है कि हम इसके आगे जाके 3,300 मेट्रिक टन। नहीं, चलिए, आपने कम से कम ये तो माना कि कमी है। नहीं, ठीक है, ओके फाइन, मैं समझ गया। कम से कम नुपुर आप ये तो मान रही है देश में ऑक्सीजन की कमी है। रागिनी नायक बोलिए, आप बोलिए रागिनी, क्या कह रहे थे आप? मानक, देखिए अगर कोई समस्या देश में है तो उसका निराकरण, उसका समाधान तभी हो सकता है जब उस समस्या को हम स्वीकार करें। अगर समस्या को ये बताना कि भाई देश में ऑक्सीजन की कमी है और ये सरकार की लापरवाही के कारण हुई है, आप इसे राजनीतिकरण कह देते हैं। भाई सरकार जो लोग चला रहे हैं, जो नीति निर्धारण देश में कर रहे हैं, पूरे जनतंत्र का तंत्र जिनके हाथ में है, सरकारी महकमा जिनके हाथ में है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सवाल उनसे नहीं पूछा जा सकता कि पिछले 1 साल में ये दिक्कत क्यों हुई? ऑक्सीजन की बिडिंग पिछले साल अक्टूबर में रिन्यू की गई, यानी कि कोरोना आने के 8 महीने बाद। इस साल अप्रैल में ये शुरुआत में ये निर्णय लिया गया कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स के जो रिक्वायरमेंट है, जो सप्लाई, जो प्रोडक्शन है ऑक्सीजन का, उसे डाइवर्ट किया जाएगा 14 महीने बाद। जबकि सरकार के अपने सेरो सर्वेज लगातार ये बात बता रहे थे कि दूसरी वेव कोरोना की आने वाली है, बहुत ही विकराल रूप लेकर आने वाली है, बहुत ही घातक होने वाली है। उसके बाद भी प्रबंधन की अगर तैयारी नहीं होती है, अगर ऑक्सीजन का निर्यात देश में डबल कर दिया जाता है पिछले 3 महीने में, तो सवाल तो पूछा जाएगा मानद। थोड़ा सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर भी मैं रोशनी डाल देती हूँ। 1 मिनट जरा मुझे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बोल लेने दीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी इस देश के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो लगातार संघीय ढांचे पर चोट करते जा रहे हैं। हर गैर भाजपा शासित राज्य को सौतेली नजर से देखते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। महाराष्ट्र की जनसंख्या से आधी जनसंख्या गुजरात की है, लेकिन वैक्सीन जो पहुंचाई मुहैया कराई जा रही थी प्रदेश सरकार को, महाराष्ट्र को डबल जनसंख्या पर भी उतनी वैक्सीन मिलती थी जितनी गुजरात को मिलती थी। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। पीयूष जी जो केंद्र मंत्री हैं भारत सरकार में, वो क्या कह रहे हैं कि अपनी हैसियत के हिसाब से राज्य ऑक्सीजन मांगे, अपनी जरूरत के हिसाब से मांगे, अब सब ज्यादा मांग रहे हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होती है। एक राज्य दूसरे राज्य पर आज ये आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे लुटाई, चोरी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, दवाइयों की हो रही जो है, खत्म करने से पहले ये अपडेट एक बार फिर से अपने दर्शकों को दे दूं। बंगाल में प्रधानमंत्री ने अपनी कल की रैलियां खत्म कर दी हैं। एक दलगत नेता के रूप में उभर कर प्रधानमंत्री ने अपनी कल की बंगाल की रैलियां रद्द कर दी हैं। कल का चुनाव प्रचार का जो कार्यक्रम था बंगाल में प्रधानमंत्री का, वो उन्होंने उसे रद्द कर दिया है। और जाहिर है ये खबर ऐसे दिन आई है जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया है देश में कोरोना वायरस की महामारी से चल रहे इस संघर्ष का, और ये भी कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। नुपुर, आपको लगता है ये चुनाव प्रचार रद्द करने का प्रधानमंत्री का कदम जो है वो लेट है, पहले ले लेना चाहिए था? नुपुर, मैं 2 बात कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने ये निर्णय पहले ही ले लिया था। ये सिर्फ नुक्कड़ बैठक होने वाली थी 23 अप्रैल की, वो भी कैंसिल कर दी गई है। लेकिन रागिनी जी इतना बड़ा राजनीतिकरण करके बोल रही है, अरे हमने क्या कब बोला? पीयूष गोयल जी ने हैसियत के हिसाब से मांगो। ये अभी वॉर फुटिंग पे लड़ाई है, वेस्टेज ना कीजिए। और महाराष्ट्र से ही आई है न्यूज के वेस्टेज के चक्कर में 24 हमारे मरीजों की डेथ हो गई। तीसरी बात, आप रागिनी जी आप ना भ्रमित ना कीजिए, उत्तर प्रदेश से डबल पॉपुलेशन है महाराष्ट्र से, फिर भी उत्तर प्रदेश को कम वैक्सीनेशन मिला है। तो आपके साथ सौताला व्यवहार नहीं है। टीवी पे आके राजनीतिकरण करना आसान होता है। आपने जो
महाराष्ट्र में 1 साल में अपना संक्रमण नहीं रोक पाए, जो आपने कोवैक्सीन की वैक्सीनेशन जो एक दुआ की तरह आई है, आप उसके ऊपर राजनीतिकरण करते हैं। आपकी प्रियंका वाड्रा झूठ बोलती है कि हमने 9000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर दिया, जब वो मेडिसिनल ऑक्सीजन थी ही नहीं। आप जो फेक न्यूज मॉन्गरिंग कर रहे हैं और देश में हाहाकार मचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। जनता जनार्दन जानती है। मेरे साथ इंद्रजीत भी जुड़े हुए हैं मुंबई से, मेरे सहयोगी नुपुर, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड। इंद्रजीत है मेरे साथ। इंद्रजीत, महाराष्ट्र में भी क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहां क्या हालात है? इंद्रजीत फोन कट गया इंद्रजीत का फोन कट गया। मैं आतिशी क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। आतिशी, क्या आपको लगता है कि अब प्रधानमंत्री अगर जो रैलियां रद्द कर रहे हैं, हालांकि नुपुर कह रही है फैसला पहले हो गया था, आपको लगता है कि केंद्र सरकार अब एक्शन में आती हुई दिख रही है? और क्या आपको लगता है ये सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी के बाद हुआ है? आतिशी, देखिए, मैं तो खुद ये मानती हूँ कि हर प्रकार की पॉलिटिकल रैलीज, हर प्रकार की गैदरिंग बहुत पहले ही बंद कर देनी चाहिए थी। चाहे वो प्रधानमंत्री जी को, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, हर व्यक्ति को इस समय अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार वालों की स्वास्थ्य का सबका ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि मुझे दोनों कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात सुन के अभी भी थोड़ा दुख हो रहा है कि अभी भी हम राजनीतिक तू-तू मैं और पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं, जब समय एक इमरजेंसी का आ गया है। अब हमें अपने पार्टी से, अपनी इस पॉलिटिकल आइडेंटिटी से आगे बढ़ के केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को, सबके सब एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, वरना हमारे देशवासियों के लिए और कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। इसी नोट पे खत्म करूंगा मैं। राजनीति ना हो इस समय, चाहे सारी की सारी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, मीडिया हो, आम लोग हो, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एक देश की तरह हमको मिलकर, फिलहाल जैसे मैंने पहले कहा, इस समय लोगों की जान बचाना सबसे अहम है। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर को रोकना हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सारी चीजें इंतजार कर सकती हैं, सब बाद में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। नुपुर शर्मा, रागिनी नायक, आतिशी आपका, और इंद्रजीत आपका भी, प्रभाकर आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, खबरें जारी। राष्ट्र की बात